वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित प्रश्न करेंगे और प्रत्यावर्ती धारा से जो संबंधित प्रश्न है यहाँ पे वो कुल 15 प्रश्न अभी हमने लिखे हैं। तो इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं हम लोग कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो अल्टरनेटिंग करंट है वो होता क्या है। तो जब जो विद्युत धारा है, ठीक है ना, उसकी दिशा समय के साथ बदलती रहती है ना, और बार बार पुनः उसका पुनरावृत्ति करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई विद्युत धारा है वो इस तरीके से बह रही है, ठीक है ना, और इसका मतलब क्या है, समय के साथ साथ वो जब प्रारंभिक समय यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये कुछ समय तक यहाँ तक जो है दिख रहा है ये प्लस में है, जीरो से स्टार्ट हुआ, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, लेकिन ये तब तक जो है प्लस है। फिर जो है इधर आ गया मान, तो सारा मान यहाँ पे माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया। मतलब क्या है कि ये अपना समय के साथ साथ अपनी दिशा को बदलती रहती है। इसका जो मान है वो भी बदलता रहता है और उसकी दिशा भी बदलती है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, दोनों। करंट जब ऐसा होता है, विद्युत धारा जिसको बोलते हैं, चाहे वोल्टेज होता है जिसको ईएमएफ ई से डिनोट करते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है दोनों, या तो इसका जो उच्चतम मान होगा ये वाला जिसको आई नॉट बोलते हैं या ई नॉट बोलते हैं अगर वोल्टेज होगा तो। मतलब क्या है कि वोल्टेज का समीकरण, सॉरी, वोल्टेज वाला जो होगा, वोल्टेज का अल्टरनेटिव वोल्टेज मतलब प्रत्यावर्तित वोल्टेज बोलेंगे तो इधर वोल्टेज ले लेते हैं, जीरो से स्टार्ट होगा, ये भी उसी तरीके से बदलता है, प्लस माइनस करके, है ना। तो ये जो मान होता है, ये जो मान है आपका, ये उच्चतम मान होता है, इसको ई नॉट से संकेत करते हैं, ठीक है ना। शिखर मान भी बोला जाता है। तो ये उच्चतम मान जो है उसको शिखर मान कहते हैं। इसमें हमने केवल करंट ले लिया, वोल्टेज वाला अलग से बना दिया, इसको जो आप विभवांतर या ईएमएफ भी बोलते हैं। तो ये जो अप्लाइड ईएमएफ है, जो विभवांतर बल जिसको बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसका समीकरण और प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है दो तरीके से लिखा जाता है, या तो जीरो से स्टार्ट होता है या वन से। तो इसका क्या कहते हैं, साइन के फॉर्म में चाहे कॉस के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। जैसे आई का, यहाँ पे आई जो है ये साइन का कर्व होता है, जीरो से जब भी स्टार्ट होता है तो ये साइन का कर्व होता है। इधर टाइम है तो इसका इक्वेशन और इसका भी इक्वेशन दोनों साइन में ही लिया है हमने, तो आई इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, या ई इज इक्वल टू, ये जो विद्युत विभवांतर बल है, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी। कॉस में भी लिखा जाता है, मतलब ये ऐसे भी लिखा जाता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी वाला लेकिन वन से स्टार्ट होता है तब लिखते हैं, जीरो से जब स्टार्ट होता है तो ये जो ये वाला वैल्यू है, ये कर्व जो है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का कर्व है, ठीक है ना। और ये ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का कर्व। तो जब विद्युत धारा का मान समय के साथ तो बदलता ही है, साथ साथ उसकी दिशा भी परिवर्तित हो जाती है, पहले प्लस है तो फिर माइनस है, फिर प्लस है, इस तरीके से अगर बदलती रहती है विद्युत धारा का की दिशा तो उसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और अगर विद्युत विभवांतर बल जो होता है या जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, या सरल भाषा में बोलिए तो वोल्टेज जो होता है, वो भी अगर इसी तरीके से समय के साथ बदलता है और उसका मान भी बदलता रहता है दिशा के साथ साथ, तो उसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज बोलते हैं। और उसका समीकरण जो होता है वो इस तरीके से होता है, या कॉस से भी हम लिखते हैं, मतलब इसका जो मान है ये इस तरीके से नहीं होकर के आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी भी लिखा जाता है, या ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी लिखा जाता है। मतलब दोनों तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। लेकिन कॉस वाला जो कर्व होता है तो कॉस वन से स्टार्ट होता है, जैसे कॉस जब भी होगा तो वन से स्टार्ट होता है, इस तरीके से चलता है। तो ये वाला जो कर्व है वो देख रहे हैं, यहाँ पे वन से स्टार्ट हो रहा है, जीरो पे वन है, तो इसका ऐसा जो वन से स्टार्ट होता है उसको कहते हैं आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो दोनों इसको साइन ओमेगा टी से या कॉस ओमेगा टी से भी इसको डिनोट किया जाता है, या समीकरण को सूचित किया जाता है, समीकरण का व्यंजक कह सकते हैं। तो जो दूसरा नंबर हमने जो क्वेश्चन दिखाया है, प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण अथवा व्यंजक क्या है,
तो समीकरण I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी ये वाला लिख सकते हैं, या I बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, दोनों सही है। उसी तरीके से E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी या E बराबर ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये दोनों सही है, ठीक है ना। फिर कह रहा है आपसे कि जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहा है कि जो पूरा चक्र है ना, पूरा चक्र का मतलब जो, अब इसमें कुछ कुछ चीजें जो है उसको समझना है कि मान लीजिए कि आपका ये क्या कहते हैं करंट वाला या वोल्टेज वाला कोई एक ग्राफ रहने देते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन था जिसका हमने जवाब दिया I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो कह रहा है पूरे चक्र में, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ये वाला पहला जिसका नाम है, ये पूरे चक्र में, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है। पहले ये समझिए कि प्रत्यावर्ती धारा जब ये है तो इसका जो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे जो हमने लिखा, इसमें आई नॉट को शिखर मान बोला जाता है, पीक वैल्यू, इसको शिखर मान कहते हैं, पीक वैल्यू इसको बोलते हैं। तो जब अगर आपको दिया रहेगा इस तरीके से बोलेगा शिखर मान बताइए, तो इसको बोलते हैं। ये ओमेगा जो है, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, ठीक है ना। और ये होता है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटा टी, जहां टी टाइम पीरियड है, और इसी को भी बोलते हैं 2 पाई एफ, एफ को केवल आवृत्ति बोलते हैं। तो अगर आवृत्ति पूछेगा तो ये, और एफ इसका मतलब पूछ रहा है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा है, टी क्या है, टी क्या है तो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं, तो ये आवर्तकाल है। तो यहां से आपको ओमेगा की वैल्यू, एफ की वैल्यू या आई नॉट शिखर मान का वैल्यू पूछता है, ठीक है ना। और शिखर मान के बाद एक और मान होता है, तो ये तो शिखर मान हो गया। किसी शिखर मान से जब हम निकालते हैं, तो अभी पहला जो पूछा गया, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान, माध्य मान क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए शिखर मान क्या है। अब माध्य मान के बारे में आते हैं। तो आपका जो क्या कहते हैं, ये है जो प्रत्यावर्ती धारा है, तो ये पूरे चक्र में कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है। पूरे चक्र में मतलब क्या हुआ कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो जो चल रहा है आपका यहाँ से इस तरीके से, तो एक बार ये चला तो ये पूरा चक्र हो गया, यहाँ से आया, यहाँ से फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था उस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है पूरा एक चक्र कहा जाता है ना। तो इस एक चक्र में बोल रहा है कि पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान बताइए, माध्य मान, एवरेज वैल्यू, ठीक है ना, मीन वैल्यू भी बोलते हैं उसको। तो माध्य मान को मीन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना, मीन वैल्यू, माध्य मान। तो पूरे चक्र में देखिए, तो जो मान यहाँ है वही मान यहाँ भी है, ये 0 है तो यहाँ भी 0 है, ठीक है ना। ये यहाँ पे शिखर वैल्यू है आई नॉट, अगर करंट की बात कर रहे हैं तो ये शिखर वैल्यू आई नॉट है, तो इधर भी शिखर वैल्यू आई नॉट है, लेकिन ये वाला माइनस आई नॉट है। जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू इधर भी है, जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू इधर भी है। मतलब क्या है कि आधा जो है यहाँ पूरा का पूरा प्लस है, और आधा एकदम ठीक इसके माइनस वाला विपरीत मान है। जैसे ये आई नॉट था माइनस आई नॉट, मतलब टोटल को अगर जोड़िएगा तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, ये प्लस वाले को ये वाला इतना, यहाँ से यहाँ तक जो है ये माइनस वाला यहाँ से यहाँ प्लस वाले को कैंसिल कर देगा, है ना। और इस वजह से टोटल जो करंट है, जो माध्य मान होता है, उसमें अगर टोटल मान निकालिएगा करंट का, तो करंट का मान ही 0 हो जाएगा। इसीलिए आई मीन जो होता है वो 0 के बराबर होता है, माध्य मान 0 के बराबर होता है। मतलब पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान 0 होता है, ठीक है ना। और इसीलिए जो पूरा चक्र में अगर प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 होता है, माध्य मान 0 होता है, तो इसको निकालने का क्या मतलब है, ये समझना है कि भाई इसका मतलब है कि पूरा चक्र में जो हमने निकाला ये 0 होता है, तो इसीलिए केवल आधे चक्र में परिभाषित किया जाता है कि आधा चक्र में निकालेंगे तब तो पूरा प्लस होगा, है ना। आधा चक्र में निकालेंगे तो पूरा ये वाला मान केवल माइनस 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 सब मिल करके जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस प्लस सब मिल करके जुड़ जाएगा। तो आधे चक्र में निकाला जाता है। पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान 0 होता है, क्योंकि
आधा समय तक प्लस होता है, आधा समय के तक सारा मान माइनस होता है, और जो मान यहाँ होता है वही मान इसमें होता है। तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और इस वजह से टोटल जो धारा हो जाती है वो जीरो हो जाती है, इसलिए माध्य मान भी जीरो होता है। तो माध्य मान निकालने कैसे निकाला जाता है? तो माध्य मान केवल आधे चक्र के लिए निकाला जाता है, या तो इस चक्र के लिए या इस चक्र के लिए। तो माध्य मान जो आधे चक्र के लिए निकाला जाता है, ये पूरे चक्र में, तो ये ध्यान रखिएगा कि पूरे चक्र के लिए मीन जो होता है पूरे चक्र के लिए ये जीरो होता है, लेकिन आधे चक्र के लिए जो आई मीन निकाला जाता है इसके लिए, तो देख रहे हैं सबको जोड़िएगा तो प्लस होगा या सबको जोड़िएगा तो माइनस होगा। तो केवल उसका संख्यात्मक मान, माइनस प्लस नहीं देखते, ये जो आता है उसको बोलते हैं 2i0 बटा पाई। ठीक है ना, ये जो मान आता है 2i0 बटा पाई आता है, मतलब 2/3.14, ठीक है ना, ये i0 आता है। तो सही मायने में ये जो मान आता है आपका वो 2i0 बटा पाई आता है, और ये इसका मान जब आप निकालते हैं, कहने का मतलब 2 अपॉन जो वैल्यू है आपका 2 अपॉन पाई, या 22/7 भी बोलते हैं इसको। तो ये 22/7 का मान जब आप निकालिएगा तो ये पॉइंट 606 ही आता है। इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, ये देख सकते हैं आप निकाल करके। अदरवाइज मान की बात अगर बोलेगा तो ये मान होता है आपका 0.637 शायद आता है। हाँ, जीरो मैंने कैलकुलेटर से देखा तो 0.637 होता है, तो 0.637 i0 हो गया। ठीक है ना, तो आधे चक्र के लिए अगर प्लस वाला चक्र के लिए बोलेंगे तो प्लस i0, माइनस वाला चक्र के लिए बोलेंगे तो माइनस। लेकिन कितना हुआ, i0 का इतना वैल्यू हो गया, मतलब शिखर i0 कितना था, ये शिखर मान था। तो शिखर मान का केवल 0.637 होता है, इसलिए इसको बोला जाता है या तो 63.7% ऑफ i0, ऐसे भी बोलते हैं। मतलब शिखर मान का 63.7%, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जो आई मीन या आई माध्य होता है आधे चक्र में, ये कहाँ हो गया, आप आई माध्य जो हो गया वो कहाँ पे, तो आधे चक्र में। आधे चक्र में जो करंट का मान होता है, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है, आई माध्य मैंने लिखा है, वो कितना होता है, तो शिखर मान जो होता है, पहले मैंने बताया था कि ये i0 शिखर मान होता है, इसमें जो ये वाला मान है शिखर मान है, मतलब पीक वैल्यू है, उसका 63.7% होता है। वो आपका ये वाला भी हमने एक क्वेश्चन दिया है, ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन, आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है। तो आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना होता है भाई, तो 2i0 बटा पाई होता है, और ये कितना होता है, तो 0.637 i0 होता है, जिसको कहते हैं शिखर मान, i0 को शिखर मान। तो शिखर मान का 63.7% होता है, ये वाला ध्यान रखना आपको, 5वां नंबर क्वेश्चन। फिर कहता है आभासी धारा का शिखर धारा के साथ क्या संबंध होता है। तो आभासी धारा और शिखर धारा, इसमें जो है एक चीज, अब इसके बाद जो है इसको मिटा रहे हैं, इसके बाद जो है हम लोग समझेंगे कि तो पूरे चक्र में हमने माध्य मान जब निकाला 0 हो गया, तो पूरे चक्र में क्या मान निकाला जाता है। तो पूरे चक्र में बोला गया कि भाई पूरे चक्र में ये प्लस है ये माइनस है, अगर इसका भी हम स्क्वायर कर दें, इसका वर्ग कर दें, तो प्लस का वर्ग तो प्लस ही होगा, इसका भी वर्ग कर दें तो इसका माइनस का वर्ग भी प्लस हो जाएगा। तो दोनों जो है स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर भी प्लस का स्क्वायर प्लस ही होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर कर दिया तो यहाँ तो आई था, तो आई का स्क्वायर कर देंगे तो आई स्क्वायर मिल जाएगा। तो आई स्क्वायर को अब सबको जोड़ दें, है ना, तो ये सारा मान निकल जाएगा, सारा मान निकलेगा। उसके बाद आई निकालना है, इसका कैसे निकालेंगे भाई, तो आई स्क्वायर जो है इसका पहले हमने क्या किया भाई, तो इसका मीन मान निकाल लिया, और मीन निकालने के बाद इसका हमने रूट ले लिया, इसलिए इसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर करेक्ट। ठीक है ना, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इंग्लिश में बोलते हैं रूट, ये हो गया। उसके बाद मीन किया है, मीन वैल्यू, ठीक है ना, रूट मीन वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर किया ऑफ करंट, मतलब ठीक है ना, करंट का जो है मतलब इसको बोलते हैं वर्गमूल माध्य मान। ठीक है ना,
तो ये ध्यान रखना है कि जो ये वाला है मूल माध्य वर्ग मान, शॉर्ट में इसको IRMS लिखते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका माध्य वर्ग मान बोला जाता है, मूल माध्य वर्ग मान बोलते हैं इसको, IRMS को, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं, इसका भी वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग कर दिया, तो मिल गया हमको स्क्वायर। अब यहां से यहां तक किया, उसका औसत मान निकाल दिया, तो कर दिया मैंने उसका औसत। औसत के बाद उसको आई स्क्वायर है या तो आई बनाना है तो इसको रूट ले लेंगे तो आई बन जाएगा। तो उसी को कहते हैं मूल माध्य वर्ग मान, या इसी को कहा जाता है आभासी मान भी, वर्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट। तो ध्यान रखिएगा, इसी को आभासी धारा बोलते हैं। तो आभासी धारा ये हो गई, और शिखर धारा तो आपको पता है कि ये वाला बोलते हैं, इसको I नॉट बोलते हैं, तो I नॉट ये शिखर धारा हो गई। शिखर धारा और आभासी धारा के बीच का जो वैल्यू होता है, तो I नॉट बटा रूट 2 जो आता है, इसी को IRMS बोलते हैं। तो शिखर धारा में रूट 2 से भाग देते हैं तो IRMS निकल जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है मूल माध्य वर्गमान या आभासी मान। वो शिखर धारा में रूट 2 से भाग दे देते हैं तो आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा है आभासी धारा का शिखर धारा के साथ क्या संबंध होता है, तो आभासी धारा ये हो गई, ठीक है ना, और ये शिखर धारा हो गई। तो आभासी धारा बराबर शिखर धारा बटा रूट 2 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है। फिर कहता है प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 420 है, तो आभासी वोल्टता क्या होगी। देखिए शिखर वोल्टता मतलब फिर वोल्टता की बात कर रहा है तो भी वही होगा, मतलब इस बार आपसे कह रहा है IRMS, है ना। इसको मिटा दूं अगर मैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वोल्टता है, तो वोल्टता को किससे बोलते हैं, तो IRMS। तो IRMS हो गया आपका आभासी वोल्टता, ठीक है ना, आभासी वोल्टता हो गया। और I नॉट जो हो गया वो शिखर वोल्टता हो गया। पीक वैल्यू, ठीक है ना, पीक वोल्टेज, तो इसको पीक वैल्यू मतलब पीक वोल्टेज बोलते हैं, और उसको रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज बोलते हैं, IRMS रूट मीन स्क्वायर, जिसको वर्ग मूल माध्य जो बोलते हैं, वो मूल माध्य वर्ग मान जो कहा जाता है। तो ये है आपका ये वाला। अब इसका जो वैल्यू है, कहने का मतलब जो IRMS और E नॉट में जो संबंध होता है, तो अभी आपने पढ़ा था IRMS बराबर E नॉट बटा रूट 2, या IRMS बराबर I नॉट बटा रूट 2। शिखर वोल्टता दिया हुआ है 440, अब बटा रूट 2 से भाग दे देंगे तो ये हो गया, रूट 2 से कटेगा तो ये मान लीजिए इसको लिख सकते हैं 220 गुना 2 बटा रूट 2, रूट 2 से 2 कट जाता है तो ये हो जाएगा 220 रूट 2 वोल्ट, है ना। तो शिखर वोल्टता अगर दिया हुआ है हमें यहाँ पे 440 वोल्ट दिया हुआ है, तो आभासी वोल्टता जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोलते हैं, कहने का मतलब वर्गमूल माध्यमान बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि करंट में भी सेम ही होता है, वोल्टेज में भी सेम ही होता है। तो तीसरा नंबर का जवाब ये हो गया। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता दे रखी है, तो आभासी वोल्टता या IRMS वैल्यू ERMS वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। कि फिर कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान एवं शिखर मान का अनुपात क्या होता है। तो वही तो बोला, प्रत्यावर्ती धारा का अभी बताए थे, प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान ये वाला और शिखर मान ये वाला, दोनों का अनुपात बोल रहा है। मतलब आपसे कह रहा है IRMS बटा I नॉट बताओ, तो इसको इधर ले आइएगा तो ये बराबर 1 बटा रूट 2 हो गया। तो अनुपात 1 अनुपात रूट 2 हो गया, है ना। नहीं, उल्टा कह रहा है, हाँ सही तो बोल रहा है। मूल माध्य वर्ग मान ये वाला एवं शिखर मान नीचे का अनुपात क्या होता है। तो छठा नंबर में IRMS बटा I नॉट पूछ रहा है, तो इसको इधर लाइएगा तो 1 बटा रूट 2 हो जाएगा। तो 1 बटा रूट 2 आपका इसका आंसर हो गया। फिर कह रहा है सातवां कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या है भाई, इसको मिटाते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या है, तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I बराबर 60 साइन 100 पाई टी। तो कह रहा है धारा का शिखर मान, अभी बताए थे आपको कि जब ऐसे होता है तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी
ये धारा का समीकरण होता है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हो गया। अब इसको इसके साथ अगर हम तुलना कर दें तो आई नॉट का मान दिख रहा है कितना है, तो 60 है, और इसी को एम्पियर अगर बोल सकते हैं आप, तो इसी को कहेंगे शिखर मान, क्योंकि आपको पता आई नॉट ही शिखर मान कहलाता है। तो पहला आंसर है शिखर मान क्या होगा, तो शिखर मान 60 एम्पियर होगा। फिर साइन साइन है, 100 पाई टी है, वो ओमेगा टी के बराबर कर सकते हैं, एंड क्या है, तो ओमेगा टी बराबर 100 पाई टी, टी से टी कट गया, ओमेगा का मान आ गया 100 पाई, ओमेगा होता है 2 पाई एफ बराबर 100 पाई, है ना। अभी बताए थे ओमेगा बराबर 2 पर, ये बताए थे आपको कि ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी होता है, और 1 बटा टी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो 2 पाई एफ हो जाएगा। ये 2 पाई बाई टी होता है, टाइम पीरियड है, आवर्तकाल, और 2 पाई 1 बटा टी को आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पाई से पाई कट गया, एफ का मान आ गया 100 बटा 2, 50 हर्ट्ज आ गया, तो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, आवृत्ति बताइए, तो आवृत्ति हो गया 50 हर्ट्ज। फिर कह रहा है आभासी मान बताइए, आभासी मान तो आपको पता है, आभासी मान अभी आपने कहा था उसको आई आरएमएस बोलते हैं, तो ये होता है आई नॉट बटा रूट 2। शिखर धारा जो है 60 है, तो 60 एम्पियर बटा रूट 2 हो गया, है ना। तो इसको क्या बोल देंगे, 30 दूनी 60 होता है, तो 30 गुना 2 बटा रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो हो गया 30 रूट 2 एम्पियर। रूट 2 का मान 1.414 होता है, अगर वो वैसे लिखना चाहते हैं तो वो वाला 30 रूट 2 एम्पियर आ गया। कौन सा मान, आभासी मान, जिसको वर्ग, ये वाला मूल माध्य वर्ग मान भी बोला जाता है। आभासी मान को आईआरएमएस ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं मूल माध्य वर्ग मान, ठीक है ना। और अर्ध चक्र के लिए माध्य मान, इसमें एक चीज और पूछा है, अर्ध चक्र के लिए माध्य मान, तो अर्ध चक्र के लिए माध्य मान क्या था, आई माध्य बराबर यही तो था 2 आई नॉट बटा पाई, है ना। अर्ध चक्र के लिए यही था ना 2, ये वाला मान याद रखिएगा, ये आधे चक्र में था, अर्ध चक्र का मतलब आधे चक्र में यह था, मतलब यहां से यहां में कितना मान, माध्य मान औसत मान आई का होगा, तो 2 आई नॉट बटा पाई, आई नॉट का मान आपने निकाल रखा है शिखर मान 60 एम्पियर, तो 60 बटा पाई, तो 120 बटा पाई आ रहा है, ठीक है ना। तो 120 बटा पाई हो गया आपका 7वां नंबर में। 4 चीज पूछा गया है, ये बहुत पूछा जाता है आपको, तो शिखर मान आपको पता होना चाहिए, आभासी मान पता होना चाहिए, आवृत्ति किसको कहते हैं, अर्ध चक्र के लिए माध्य मान 2 आई नॉट बटा पाई होता है, 0.637 आई नॉट, जैसे मतलब क्या है 63.7% ऑफ आई नॉट, ठीक है ना। तो ये हमने कहा था कि जो शिखर मान है उसका 63.7%, या शिखर मान का 0.637 ये होता है माध्य मान, आधे चक्र में, पूरे चक्र में तो माध्य मान 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। और आई आर एम एस की वैल्यू जो होती है आई नॉट बटा रूट 2 होता है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आई आर एम एस जो होता है, ये वाला आई नॉट की वैल्यू दी हुई है, तो आई आर एम एस की जो वैल्यू होती है आई नॉट शिखर मान का रूट 2, और इसको निकालिएगा तो ये आता है 0.707, है ना। आई नॉट मतलब क्या है, ये शिखर मान का जो आधा चक्र में जब निकालते हैं माध्य, तो वो आता है कितना, तो इसको मैंने बताया था कि आई माध्य जो होता है आधा चक्र में, अर्ध चक्र में ये कितना आता है, तो 0.637 आई नॉट, आई नॉट में इतना गुना करेंगे तब, लेकिन आई नॉट में अगर 0.707 गुना कर देंगे तो वो औसत मान या वर्चुअल मान जिसको बोलते हैं, आभासी मान भी बोलते हैं, सॉरी औसत मान नहीं, आभासी मान कहते हैं, या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वर्ग मूल माध्य वर्ग मान बोलते हैं। तो ये निकल के आ जाता है, मतलब शिखर मान का 70.7% है ना, शिखर मान आई नॉट का 70.7%, और ये कितना है, तो आई नॉट का 63.7%, और ये आधे चक्र में, पूरा चक्र में क्या आया था आई माध्य, तो पूरा चक्र में आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि पूरा करंट ही 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर के एक दूसरे को पूरे चक्र में, मतलब यहां से हमें एक दूसरे को खत्म कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर कह रहा आपसे
कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा ये है और विभव ये है, तो शक्ति हानि पावर लॉस कैसे निकालेंगे? तो पावर लॉस निकालने के लिए पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें P बराबर V गुना I होता है, ठीक है ना। तो ये इसको निकालने के लिए शक्ति हानि जो निकालेंगे वो ये निकालते हैं। और V गुना I जब करिएगा तो सही मायने में ये इसको निकालने के लिए ये जो वैल्यू आता है cos ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो निकालेंगे कैसे? P इज इक्वल टू, अगर ऐसा है कि एक जो है 5 cos ओमेगा टी है, एक साइन ओमेगा टी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करके कितना वैल्यू आएगी वो निकालने के लिए औसत मानो भी पावर हानि जो शक्ति हानि है, तो उसको निकालने के लिए, पावर लॉस निकालने के लिए इसका एवरेज मान निकालना पड़ता है, क्योंकि ये भी मान चेंज हो रहा है। साइन कॉस का जो कर्व होता है आपको बताया था कि इस तरीके से चलता है, साइन भी कॉस भी, तो दोनों का मान चेंज हो रहा है, तो औसत मान निकालना पड़ता है। तो औसत मान P का निकालिएगा तो उसके लिए ऐसे संकेत दिया जाता है P औसत। तो इसको भी कितना दिया हुआ है, तो 200 साइन ओमेगा टी गुना जो 5 cos ओमेगा टी, ये इसका औसत मान निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया 100, बाहर कर लीजिए, और ये साइन ओमेगा टी और cos ओमेगा टी का औसत मान निकालना है। कहां से कहां तक? तो 100, और इसका औसत मान जो निकालेंगे तो 0 से t पूरे चक्र में निकालेंगे, तो 0 से t तक में निकालेंगे। ये यहाँ 0 है, ये टाइम पीरियड है, और ये साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है। तो साइन 2 ओमेगा टी बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो ये बटा 2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे डी टी के रेस्पेक्ट में, तो ये 2 बाहर आ जाएगा तो 50 हो जाएगा, और 0 से t आता है साइन 2 ओमेगा टी डी टी। और सही मायने में ये साइन केवल कर्व है, उसका अगर आप 0 से t में निकालेंगे तो ये इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो पावर लॉस 0 हो जाता है यहाँ पे। किसी ये साइन 2 ओमेगा टी जो है आपका, इसका इंटीग्रेशन जब निकालिएगा, आपने मैथमेटिक्स में सीखा होगा, तो साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो 50 तो है ही बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी बटा 2 ओमेगा, माइनस के साथ साइन का माइनस होता है, और 0 से t, ठीक है ना। तो ये हो गया, फिर 2 ओमेगा को बाहर ले लिए, जो माइनस 50 बटा 2 ओमेगा हो गया, और इस t की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। तो cos 2 ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी, है ना। और पहले t के जगह पे ऊपर वाला लिमिट रखते हैं, तो हो जाएगा इंटू टी, फिर माइनस लगाते हैं, और cos 2 इंटू ओमेगा इंटू टी का वैल्यू 0 है, तो ये cos 0 हो गया, और ये t से t कट गया, cos 4 पाई हो गया, तो ये हो गया माइनस 50/2 ओमेगा, और ये cos 4 पाई की वैल्यू 1, माइनस cos 0 की वैल्यू भी 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 0 आ रहा है। जो मैंने लिखा था यहाँ पे कि वो वैल्यू 0 आती है, वही वाली वैल्यू आ रही है। तो आप लोग थोड़ा इसका पहले पढ़े होंगे, जो मैथमेटिक्स में वही वाला वैल्यू हमने यहाँ पे यूज किया है कि दोनों कट करके 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जो शक्ति हानि है वो 0 के बराबर है, ठीक। अब इसके बाद है वह परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व L हो, उसका प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने के लिए अब इसको अलग से बताएंगे आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका है जवाब, वह परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व, उसका प्रेरकीय प्रतिघात, उसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है प्रेरकीय प्रतिघात, इसको जो लिखा हुआ है प्रेरकीय प्रतिघात, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और परिपथ में क्या है, केवल इंडक्टर हो, ऐसे इंडक्टर को बनाया जाता है, ठीक है ना। और इसके साथ एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा देते हैं, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, ये L इसको बोलते हैं। तो इसका जो प्रतिरोध आता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो है इसका प्रतिरोध जो इसके अंदर आता है उसी को प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं उसी को।
तो उसको बोला जाता है रिएक्टेंस, उसको XL से संकेत करते हैं, और XL आता है ओमेगा L के बराबर। तो ये ध्यान रखिएगा, XL बराबर ओमेगा L आता है, जो सही मायने में ओमेगा का वैल्यू 2π/t इंटू एल या 2π/1/t को f बोलते हैं, तो 2πfl होता है। तो प्रेरकीय प्रतिघात की वैल्यू ये होती है, चाहे ये आप बोल सकते हैं ओमेगा एल या ये भी बोल सकते हैं। तो प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा, मतलब XL बराबर ओमेगा एल होगा या XL बराबर 2πfl होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। उसी तरीके से कह रहा है वह परिपथ जिसमें केवल संधारित्र हो, इसी के जगह पे संधारित्र केवल हो जाता है, मतलब ये आपका कैपेसिटर हो गया संधारित्र, और फिर से आपने एक लगा दिया यहाँ पे C, है ना, E बराबर E0 sin ओमेगा t। तो धारतीय मतलब जो इंडक्टिव कैपेसिटेंस है उसको यहाँ बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाता है, धारतीय प्रतिघात बोला जाता है, ठीक है ना। धारतीय प्रतिघात इसी को बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को बोलते हैं, और इसको हम XC से डिनोट करते हैं, और XC की वैल्यू आती है 1/ओमेगा C, ठीक है ना। XL की वैल्यू ओमेगा L, XC की वैल्यू 1/ओमेगा C आता है, और 1/ओमेगा C का मतलब आपको समझ में आ रहा है 2πfc हो जाएगा। तो 1/2π इंटू FC हो जाता है। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, धारतीय प्रतिघात होता है, ये इसके बराबर आता है। दोनों का मात्रक जो है प्रतिघात है, मतलब ये ओम होता है, यहाँ भी ओम होता है इसका, और इसका भी ओम ही होता है। तो ये 10वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फिर कह रहा है दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात एवं धारतीय प्रतिघात। दिष्ट धारा जो होती है डीसी करंट, डीसी करंट के लिए फॉर डीसी, जिसको दिष्ट धारा बोलते हैं, दिष्ट धारा एक ही डायरेक्शन में चलती है ना। वो उसका जो क्या कहते हैं, दिष्ट धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, ठीक है ना। तो ये दिष्ट धारा जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। इसका मतलब क्या है, ये XL जो है ना, उसके लिए क्या हो जाएगा, तो XL की वैल्यू 2π/f/0 हो जाएगा। तो ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रतिघात है वो 0 हो जाएगा। किसके लिए, तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात 0 हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। धारतीय प्रतिघात क्या होगा, तो XC को बोलते हैं। तो यहाँ पे f का मान जो DC होता है उसके लिए f का मान 0 होता है, यहाँ पे हमने f का मान 0 रख दिया, तो XL बराबर 2 गुना पाई गुना 0 0 हो जाएगा। तो इससे आगे आपका, और यहाँ से अगर हम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, XC बराबर 1 ये f का मान 0 है, तो 1/0 अनंत हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो प्रतिघात है उसके लिए अनंत हो जाता है। इसलिए जो क्या कहते हैं दिष्ट धारा है उसको कैपेसिटर जाने नहीं देता, अपने से पास करने नहीं देता। ये ध्यान रखना है कि दिष्ट धारा जो होती है उसको कैपेसिटर अपने थ्रू पास करने नहीं देता, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सही मायने में जो इधर लिखा है वो दिख नहीं रहा है। तो ये हमने कहा कि f की वैल्यू डीसी के लिए f की वैल्यू 0 है, तो XL की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे f की वैल्यू 0 रखिएगा तो 2π गुना 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो f की वैल्यू 0 रखिएगा तो 1/0 है, 1/0 अनंत होता है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि दिष्ट धारा के लिए जो प्रतिघात होता है, ये वाला कैपेसिटिव प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, ये वो अनंत होता है ना। धारतीय प्रतिघात अनंत होता है, और प्रेरण प्रतिघात 0 होता है। मतलब 0 होने का मतलब क्या है कि जब विद्युत धारा इससे प्रवाहित होती है ना, कौन सी विद्युत धारा, तो दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं, बैटरी वाला जो करंट है, अगर आप ये नहीं लगा करके बैटरी वाला करंट अगर लगा दीजिए तो इसको ये एकदम पास करने देगा, क्योंकि उसके लिए इसका जो रिएक्टेंस है वो 0 होता है, तो बड़ी आराम से पास करेगा, ठीक है ना। लेकिन कैपेसिटर में अगर आपने बैटरी लगा दिया, यहाँ पे दिष्ट धारा का सोर्स होता है बैटरी यहाँ से, तो इसके करंट को ये पास करने नहीं देता। कैपेसिटर थोड़ी देर चार्ज हो जाता है, जब चार्ज होता है तो थोड़ा पास करने देता है, उसके बाद एकदम ब्लॉक कर देता है, तो उसको पास नहीं करने देता, उसके लिए प्रतिघात अनंत बना लेता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात 0 होता है, धारतीय प्रतिघात अनंत होता है। फिर कह रहा है आपका
कि श्रेणी क्रम में जुड़े 10 ओम के प्रतिरोधक तथा 10 हेनरी प्रेरक की प्रतिबाधा क्या होती है। श्रेणी क्रम में दो चीज जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो श्रेणी क्रम में कौन है भाई, एल है और आर है, ठीक है। वैसे सही मायने में देखिए तो मैं पहले इसको 15 नंबर को बताऊं तो उससे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एलसीआर जो होता है, श्रेणी क्रम एलसीआर विद्युत परिपथ की प्रतिबाधा को बोलते हैं इंपीडेंस, और उसको जेड से डिनोट किया जाता है। श्रेणी क्रम में एल है ना, ये एल इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, और ये जो है आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस इस तरीके से बनाते हैं, ये सी हो गया, ये आर हो गया, ये एल हो गया, और इसको आप लगा देते हैं किसी वोल्टेज से E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी से। तो इसकी जो प्रतिबाधा होती है जेड, ठीक है ना, ये प्रतिबाधा आती है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये प्रतिबाधा होती है, इसका रूट अंडर, ठीक है ना। और जहां एक्स एल अभी बताए थे, एक्स एल क्या होता है, तो ओमेगा एल, जिसको आप 2 पाई एफ एल भी लिख सकते हैं, और एक्स सी क्या होता है, ये एल है, एक्स सी क्या होता है, तो 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, जिसको आप 1/2 पाई एफ इंटू सी भी लिख सकते हैं। तो ये, और आर है प्रतिरोध, ठीक है ना, तो इसी को प्रतिबाधा बोलते हैं। तो कह रहा है विद्युत परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है एलसीआर सीरीज में, तो ये होती है प्रतिबाधा जेड, जिसका मान एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, तो एक कैपेसिटर के लिए, ये इंडक्टर के लिए, और एक्सएल के जगह पे आप ऐसे भी ओमेगा एल माइनस, मतलब इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल मतलब ओमेगा एल, एक्स सी मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो ये है प्रतिबाधा। शक्ति गुणांक एवं वास्तविक औसत शक्ति का व्यंजक, ये कह रहा है। तो वास्तविक और औसत शक्ति जो होती है, ये इस सीरीज सर्किट का जो बात कर रहा है, तो वास्तविक औसत शक्ति जो होती है, रियल एवरेज पावर, ठीक है ना, रियल वास्तविक औसत शक्ति, रियल मीन पावर बोल सकते हैं या एवरेज पावर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो शक्ति जो होता है, वास्तविक औसत शक्ति जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और इसी में शक्ति गुणांक मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें हम शक्ति गुणांक को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें शक्ति गुणांक को मल्टीप्लाई करते हैं। वास्तविक औसत शक्ति जो होती है, उसमें वी आर एम एस, आई आर एम एस और शक्ति गुणांक को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाता है। और जरा देखिए तो वी आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है, तो वी नॉट बाई रूट 2, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट बटा रूट 2, और शक्ति गुणांक को cos फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो शक्ति गुणांक जो होता है उसको हम cos फाई से डिनोट करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो शक्ति गुणांक और cos फाई क्या होता है, जहां शक्ति गुणांक जो होता है बराबर cos फाई होता है, और cos फाई बराबर होता है सही मायने में r, ठीक है ना, बटा जेड, ठीक है ना। cos फाई बराबर होता है r बटा जेड, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक का मतलब पावर फैक्टर बोला जाता है इसको। तो ये ध्यान रखना है कि cos फाई की वैल्यू r बटा जेड होता है, ठीक है। तो r को हो गया रेजिस्टेंस, इसकी को पावर फैक्टर बोलते हैं, खूब आता है इससे क्वेश्चन पावर फैक्टर से। तो r बटा जेड है, जेड का मान आपको अभी बताया, जेड का मान क्या होता है एलसीआर में, तो ये होता है। अब ये सब जगह लागू होगा, जहां पे अगर मान लीजिए सी नहीं है तो सी को हटा देंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल हो जाएगा, जहां पे एल नहीं है तो एल हटा देंगे, जहां दोनों नहीं है दोनों हटा देंगे, सब उससे निकल जाएगा। अगर देखिएगा तो निकाल करके सब निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने जानबूझ करके बताया, जैसे ये तो हमने बता दिया तीनों है तो पावर फैक्टर ये हो गया। अब मान लेते हैं ये पावर फैक्टर cos फाई की वैल्यू आ गई। अब ये जो है एक चीज और है
कि ये LCR जो होता है जब रेजोनेंस कंडीशन में होता है, अनुनाद की स्थिति जब होती है, अनुनाद की स्थिति में जो XL होता है वो XC के बराबर होता है। मतलब क्या है, 1 बाई ओमेगा एल, सॉरी 1 बाई ओमेगा एल नहीं, ओमेगा एल जो होता है वो 1 बाई ओमेगा सी के इक्वल होता है। ओमेगा को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एल को इधर कर देते हैं तो 1/LC हो जाएगा। मतलब ओमेगा का मान क्या होता है, रूट अंडर 1/LC हो जाता है उस केस में। और ओमेगा को बोलते हैं 2 पाई एफ बराबर 1/रूट अंडर LC हो गया, और यहाँ से एफ का मान हो जाएगा तो 1/2 पाई रूट अंडर 1/LC। मतलब अनुनाद की स्थिति में जो आवृत्ति होता है वो ये होता है ना। और ये भी कह सकते हैं कि XL बराबर XC होता है, ओमेगा L बराबर ओमेगा C होता है, या ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC होता है, या ओमेगा का मान ये होता है, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। अनुनाद की स्थिति होती है, और अनुनाद की स्थिति में अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा, XL बराबर XC अभी लिखे थे, तो क्या हो जाएगा भाई, पावर फैक्टर। देयरफॉर cos फाई का मान क्या हो जाएगा, तो R तो ऊपर है, और Z बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC है। तो ये XL XC भी तो XL के ही बराबर हो गया, दिख ही रहा है XL बराबर XC, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, XL माइनस XL का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो ये 0 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो ये हो गया R स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर R, मतलब R/R कट गया तो 1। तो इसका मतलब है अनुनाद की स्थिति में जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। अनुनाद की स्थिति में पावर फैक्टर 1 होता है, शक्ति गुणांक 1 हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। अनुनाद की स्थिति में जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के आभासी शक्ति, वास्तविक औसत शक्ति एवं शक्ति गुणांक में क्या संबंध होता है, तो बता ही दिया आपको। ये जो अभी बताया हमने यहाँ पे कि जो वास्तविक शक्ति होता है, शक्ति गुणांक वो यही तो होता है, वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति, औसत शक्ति। तो वास्तविक औसत शक्ति ये होता है, ये वाला भी, इसी को आपने हमने लिखा था अभी, VRMS गुना IRMS वर्गमूल माध्य जिसको बोलते हैं, है ना, ये वाला मूल माध्य वर्ग गुना cos फाई। तो ये हो गया आपका वास्तविक औसत शक्ति। शक्ति गुणांक उसी में हमने बताया, शक्ति गुणांक तो ये वाला हो जाता है, किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में हो जाता है। आभासी शक्ति केवल इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो आभासी शक्ति में अगर लिखिएगा तो आभासी शक्ति जो होता है जिसको वर्चुअल या RMS वैल्यू बोलते हैं, तो वही ये है, VRMS इंटू IRMS, वर्चुअल पावर, ठीक है ना, वर्चुअल पावर, या इसको और क्या कर सकते हैं, तो PRMS, RMS वैल्यू ऑफ पावर, ये हो गया VRMS गुना IRMS। आभासी जहां भी है इसका मतलब RMS वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला RMS वैल्यू पूछता है, आभासी जहां भी रहेगा तो, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका, ये जवाब हो गया, ठीक है ना। फिर आप क्या कह रहा है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध R एवं स्वप्रेरकत्व L हो तो धारा तथा वोल्टेज में कालांतर फाई का संबंध क्या होगा। अब सब निकाल सकते हैं आप, जैसे मैंने अभी इसको एक जनरल करके बताते हैं। जैसे हमने देखिए क्या किया कि इम्पीडेंस जो है वो क्या किया, तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर ये बोल दिया, और cos फाई जो बोला वो फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, तो ये R/Z है ना। अब इसमें कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा में R है, स्वप्रेरकत्व है, R तो है, L है, तो इसका मतलब C नहीं है, C बराबर 0 है इसका मतलब, तो C का मान 0 है यहाँ पे। तो आपको पता है कि ये वाला नहीं रहेगा, देयरफॉर Z बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर केवल हो जाएगा। XC तो 0 हो गया क्योंकि C ही नहीं है, तो XC होता है आपका कैपेसिटर रहेगा तब ना, तो कैपेसिटर है ही नहीं, तो इसका मतलब XL का केवल स्क्वायर रह जाएगा, वो खत्म हो गया। तो यहाँ से आ गया R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, मतलब ओमेगा L ये आ गया। तो कह रहा है क्या, धारा तथा वोल्टेज में कालांतर बताइए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध R और स्वप्रेरकत्व हो तो कालांतर, अच्छा
ये जो करंट होता है इसके अंदर, अगर यहाँ देखिएगा तो यहाँ से नहीं आएगा ये वाला वैल्यू, क्योंकि आर की वैल्यू तो यहाँ पे अलग है। लेकिन ध्यान रखना है कि करंट जिधर होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में करंट होता है। करंट से जो क्या कहते हैं, सॉरी, जो वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज है धारा तथा वोल्टेज में, तो अगर करंट इधर मैं मानूं तो करंट से जो वोल्टेज होता है, ठीक है ना, इसी के डायरेक्शन में जिधर रेजिस्टेंस में जिधर करंट होता है उधर ही वोल्टेज होता है। कहने का मतलब अगर करंट इधर है तो वोल्टेज, ऐसे मान लो कि रजिस्टर में अगर करंट इधर है तो वोल्टेज भी इधर ही होगा, VR। लेकिन करंट से वोल्टेज आगे चलता है किसमें, VL में, और π/2 से आगे चलता है, और कैपेसिटर में पीछे चलता है करंट से वोल्टेज, जो आपका VC होता है। तो इसका मतलब यह है कि VR करंट की दिशा में होता है, जबकि VL करंट से π/2 आगे होता है। उसी को कहते हैं, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन में दिया है, किसी प्रत्यावर्ती धारा में R एवं स्वप्रेरकत्व L हो तो धारा तथा वोल्टेज में कालांतर संबंध क्या होता है। तो धारा तथा वोल्टेज में π/2 का कालांतर संबंध होता है, π/2 उसके बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक है आपका कि श्रेणी क्रम में जुड़े 10 ओम के प्रतिरोधक तथा 10 हेनरी प्रेरक, अभी बताए थे कि जो आपका है C अगर 0 है तो Z बराबर ये होगा, और Z बराबर ये है तो आपको दे रखा है XL जो है वो ये वाला 10 हेनरी प्रेरकत्व है, उसका प्रतिबाधा दिया हुआ है और R दिया हुआ है। तो ये आपका 10 ये भी दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया, ये वाला दिया हुआ है, ठीक है ना। R दिया हुआ है और XL दिया हुआ है। ये R का मान है 10 ओम और ये 10 हेनरी जो है आपका, है ना, वो दिया हुआ है कि प्रतिबाधा निकालनी है आपको, ठीक है। तो ये आपका आ गया ओमेगा इंटू L, और यहाँ से जो क्या कहते हैं निकाल सकते हैं वैल्यू वाइज, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर और ये हो गया 100 प्लस 100 200, तो 10√2 ये आ गया आपका। तो 10√2 आएगा इसका। प्रत्यावर्ती प्रतिरोध में, परिपथ में प्रतिरोध R है, स्वप्रेरकत्व L है, तो धारा तथा वोल्टेज में π/2 का संबंध होता है, और प्रेरकत्व की जो प्रतिबाधा है श्रेणी क्रम में जुड़े 10 ओम के प्रतिरोधक तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की प्रतिबाधा हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने 15 क्वेश्चन आपके सामने रखे, बाकी क्वेश्चन हम लोग दूसरे में करेंगे, ठीक है ना। तब तक इसका अध्ययन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।